नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत लेकर हाजिर हैं हम, आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर, जहां हम बात करेंगे नए भारत की प्रेस रिपोर्ट्स की, साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और आपको आज हम नया सवेरा के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस तरह से विवादों में घिरी है पंजाब सरकार। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी आपको लेकर के चलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज कई अहम विधायी कामकाज होने वाला है, कई फैसले होने की भी संभावना है। इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव के तहत आपको आज रूबरू करवाएंगे संत कबीर और उनकी अमर वाणी से। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का सशक्त उदाहरण बनी भारत सेशल्स की दोस्ती। सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। वायरल वीडियो विवाद में चौतरफा घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री। आज श्री अकाल तख्त साहिब में होगी मंत्री और आप विधायकों की पेशी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में यूजीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए आज समिति की घोषणा संभव। ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन विधेयक भी विधानसभा में होंगे पेश। ईरान अमेरिका हमले रोकने और बातचीत फिर शुरू करने पर सहमत। अमेरिकी अधिकारी का दावा, एमओयू के सभी बिंदुओं पर जारी रहेगी तकनीकी बातचीत। अफगानिस्तान ने की पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की निंदा, कहा देर रात आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष लोगों को मारा। और इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाक्यू के गोल की मदद से कनाडा ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में बनाई जगह। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का आज अंतिम दिन है और आज प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का सेशल्स दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते और घोषणाएं हुई हैं। और इसके साथ ही रक्षा और समुद्री सुरक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल यानी पीएस लेस्पवार सेशल्स को सौंपा है। समुद्री सुरक्षा और निगरानी सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है दोनों के बीच। दोनों देशों ने ये कहा है कि हिंद महासागर में क्षमता निर्माण मजबूत होगा। इसके अलावा रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी। और इसी तरह भारत सेशल्स के बीच डिजिटल सहयोग बढ़ने जा रहा है। समझौते के मुताबिक सेशल्स में यूपीआई लागू होगा, डिजिटल भुगतान बढ़ेगा। इसके साथ साथ फिनटेक सहयोग भी बढ़ेगा। तो भारत और सेशल्स समझौते और घोषणाएं क्या कुछ हुई हैं और डिजिटल सहयोग की अगर हम बात करें तो फिनटेक सहयोग इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं भारत सेशल्स के बीच अंतरिक्ष सहयोग भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये घोषणा की गई कि इसरो सेशल्स के बीच सहयोग में इजाफा होगा। सैटेलाइट डेटा साझा करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत
ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम. Its security, sustainability, and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी है और लगातार भारत दुनिया की नजरों में बना हुआ है। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की, जहां प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति से परेड को और यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच देवलेकर ने किया। वहीं भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS तरकश की टुकड़ी ने भी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी की अगर हम बात करें तो इस टुकड़ी का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट नागदेव ने किया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत सेशल्स दोस्ती का भी उदाहरण पेश करता है। Ele não peguei de sabão platonete, hein? Os outros amis dela meio do ar. E os outros no cavadinho, balance, sabe? Balance tudo lá meio. E lá no ar, foi minha ministra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशेल्स के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेशेल्स के रिश्ते केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास, आत्मीयता और साझा मूल्यों पर आधारित है। It is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago. In August 1770, there were 5 Indians among those who arrived on board the ship Telebak at St. Anne Island. That voyage showed the path to many more who followed. It reminds us that the bonds between us were not created by governments. They were built by people.
nurtured by families and sustained by generations. The Indian Ocean made this possible. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स समुद्री राष्ट्र होने के नाते एक दूसरे की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को साझा हित मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर आईएनएस तरकश की मौजूदगी दोनों देशों की अटूट मित्रता का प्रतीक है। As maritime neighbors, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other. And the stability of the region benefits us all. This year offer a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि सेशल्स नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस के साथ अच्छी बैठक हुई। भारत सेशल्स साझेदारी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। नेशनल असेंबली में मेरे संबोधन के बाद उन्होंने जो गर्मजोशी भरी बातें कही, उनके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। ये देखकर खुशी हुई कि सेशल्स में समाज के सभी वर्गों से भारत सेशल्स संबंधों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने सेशल्स दौरे पर आखिर क्या संदेश दिया, एक बार वो भी उस पर भी नजर डालते हैं। वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां भारत सेशल्स के संबंध की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये जो संबंध है वो सदियों पुराने हैं। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी है। जो हिंद महासागर साझा विरासत है वो भी, और साथ ही जो साझा जिम्मेदारी है वो भी दोनों देशों की है। हिंद महासागर साझा विरासत और साथ ही साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये संदेश दिया और साथ ही उन्होंने आगे बोला कि हिंद महासागर भारत और सेशल्स को जोड़ता है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध हिंद महासागर का संकल्प है दोनों देशों का। इसके साथ ही विश्वास और सम्मान पर आधारित ये साझेदारी उन्होंने बताया दोनों देशों के बीच। साथ ही साथ सुरक्षा पर भी जोर दिया। सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ बढ़े, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कही। हर देश के हितों का समान सम्मान, साझा विकास, साझा सुरक्षा, साझा भविष्य, इस बात पर भी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में सहयोग सर्वोपरि है। विश्वसनीय साझेदारी टिकाऊ विकास का आधार है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कही। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गवर्नेंस को बेहतर बनाया है, इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और विश्व के कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी दौरों पर सम्मानित किया जाता है। और सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को
विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं विक्टोरिया से। हमारे सहयोगी निखिल सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। निखिल, कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल के दौरे को अगर हम समझना चाहें और जो समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है, अगर बारीकी से देखें तो किस तरह से भारत और सेशल्स दोनों ही देश अब आगे भविष्य में बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और कल जो समझौते हुए हैं उसको हम सीधे ब्रॉडली अगर देखें तो अब हम डिफेंस से डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा महासागर विजन और फिर जो अगले 50 वर्षों का जो विजन है, जो रोड मैप है, उसकी बात सीधे तौर पर हुई है। तो अगर हम सीधे बात करें जिस तरह से फास्ट पेट्रोल व्हीकल और समुद्री सुरक्षा की बात जो की गई थी, इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर सेशल्स और भारत मिलकर डिफेंस के पूरे इस एरिया को जिसको कहते हैं कि रणनीतिक तौर पर साझा मिल करके दोनों लोग इस पर एक सुरक्षित नौवहन की बात करते हैं। जो पूरा इलाका है उसको एक रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। उसके साथ अब एक स्टेप आगे बढ़ करके हम अगले 50 वर्षों का रोड मैप हमने तैयार किया है डेवलपमेंट का, जिसमें तमाम सारे समझौते हुए हैं। अगर हम पेपर पर बात करें तो वो चाहे हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन से लेकर के एक्सट्राडिशन ट्रीटी की बात हो सकती है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो वो साझा समृद्धि की हम बात कर रहे हैं। हम इसमें एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम सीधे तौर पर इसमें हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इस तरह के तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेशल फ्रेमवर्क है, जिसका मतलब सिक्योरिटी के साथ साथ एनहांस्ड ग्रोथ और फिर जब हम जो बॉन्डिंग है दोनों देशों के बीच में एक साथ जो मिल करके एनहांस्ड पार्टनरशिप जिसकी बात करते हैं, वो भी इस दौरे के दौरान साफ तौर पर सामने नजर आया है। और ये भी देखा जा सकता है कि ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए ही ये मित्रता की बात नहीं कही गई है या 5 साल का 10 साल का कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि ये तय किया गया कि पिछले आजादी के बाद से 50 वर्ष अब पूरे हुए और अगले 50 वर्ष का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना चाहिए, वो इस दौरे पर साफ तौर पर समझ पर आया है। और ये इसको साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से हम सेशल्स को और सेशल्स हमारे साथ में कॉपरेट करना चाहता है, क्योंकि आप जिसके साथ में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं वही इस तरह का विजन, इस तरह की दृष्टिकोण दिखाई देती है। तो साफ तौर पर हम डिफेंस से डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं। हम एनवायरमेंट सेफ्टी की बात करते हैं। एनवायरमेंट में जब जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जाहिर तौर पर जो दूसरे देश हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, तो यहाँ पर इसके एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए लगातार नए स्टेप्स उठाए गए हैं। और उसके अलावा जो तमाम और चाहे वो यूपीआई की बात करें, हम ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट की बात करें, हम इस बात की करें कि किस तरह से यहाँ पर एआई को आगे बढ़ाने के लिए एक्सट्राडिशन ट्रीटी हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। फिर आपने देखा कि जो 2 अवसर सबसे बड़ी बात अगर इस पूरे दौरे में देखा जाए कि किसी देश की स्वर्ण जयंती समारोह स्वतंत्रता का 50वां समारोह कितना खास होगा, ये बात अपने आप से समझा जा सकता है। और उतना ही खास समारोह भी देखने को मिला कल रात, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति। तो ये दिखाता है कि क्या रिश्ते क्या मायने रखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कि रिश्ते कितने गहरे हैं, कितने प्रगाढ़ हैं और उनको कितना आगे ले जाने के लिए दोनों देश मिल करके साथ काम कर रहे हैं। तो ये दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक द्विपक्षीय साझेदारी नहीं है, बल्कि अटूट मित्रता और आगे के विजन को साथ ले जाते हुए ये एक बड़ा फलक है जिसको सेशल्स और भारत मिलकर सच साबित करना चाह रहे हैं।
इसके साथ ही निखिल, अगर इन समझौतों की बात करें तो इन समझौते में सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हम यूपीआई की भी बात करें, जो डिजिटल लेन देन है, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन के अलावा सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर साझेदारी और साथ ही भविष्य में ब्लू इकोनॉमी और ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम समझौतों पर जिक्र हुआ और साथ ही प्रधानमंत्री को मिलता हुआ ये सम्मान। संक्षेप में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की सेशल्स की इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले 9 महीनों में ये तीसरी बड़ी वीवीआईपी विजिट, तो ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब हम आते हैं इस यात्रा पे तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 9 महीनों के बाद ये जो टॉप शिखर एक तरह से बैठक जिसको कहना चाहिए, वो सामने निकल करके आई है, जिसमें 50 वर्षों का शेयर्ड विजन, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि भौगोलिक रूप से सेशल्स का बहुत महत्व है इस पूरे सी रूट पर, तो किस तरह से हिंद महासागर को एक चीज को सुरक्षा देने के लिए, एक सुरक्षित नौवहन देने के लिए किस तरह से मिल करके काम करेंगे। एक तो इसका एक पहलू ये रहा, दूसरा पहलू ये रहा कि किस तरह से सेशल्स के डेवलपमेंट में भारत मिल करके अहम भूमिका निभाएगा, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, फिर वो चाहे हॉस्पिटल, जहां पर आपने देखा कि इस बात का जिक्र इससे पहले भी हुआ था कि यहाँ पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, सिर्फ एक दवा सप्लायर के तौर पर नहीं, अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में कहें, यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के निर्माण की भी बात हुई है। एजुकेशन की बात कहें तो यहाँ पर जो तमाम स्कूल्स हैं उनके रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बात हो रही है। आईटीईसी के तहत क्षमता निर्माण की बात हो रही है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में आते हैं, आईटीईसी के योजना के तहत वो ट्रेनिंग देते हैं और लौट कर आते हैं, और यहाँ पर भारत में सीख करके जो आते हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो लौट कर यहाँ आते हैं, सेशल्स के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इनके डेवलपमेंट की बात कर लें, फिर हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें, जिसमें सीधे तौर पर भारत का योगदान इस तरह से दिखता है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 40% पर्यटन पर टिकी हुई है और एक बड़ी संख्या में 1.4 बिलियन लोगों का देश है भारत, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और सीधे तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी इकोनॉमी को। तो इसी तरह से जो तमाम क्षेत्र इन सबको संस्थागत करने की, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई है और आगे के 50 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है कि किन मुद्दों पर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे जो हमारा डेवलपमेंट का रोड मैप है वो कैसे आगे बढ़ेगा। एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए 1000 ई बसेस, $175 मिलियन का जो सहयोग सहायता थी, उसको टॉप आउट किया गया है कि किस तरह से उस पर आगे बढ़ेंगे। एनवायरमेंट को फिर बढ़ाने के लिए मैं बात करूंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो सबसे बड़ा भागीदार भारत है वो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सोलर पंप हो, वो चाहे वेजिटेबल चिलर हो या जो दूसरे क्षेत्र हो, इरिगेशन को हो, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें जो सोलर एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है, उसको देने की बात करिए। तो इन सारे क्षेत्रों को एक विस्तार दे दिया गया है, बड़ा फलक दिया गया है। दोनों देश सिर्फ, मैं फिर कहूंगा कि एक द्विपक्षीय जिसको कहते हैं कि आपसी लेन देन तक जी निश्चित तौर पर निखिल, एक तरह से समझे कि सागर की गहराई से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक भारत और सेशेल से अब साथ साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और डीडी न्यूज पर नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री राम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। इस याचिका में श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक धन की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ये अपील की है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी बैंक खाते, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल लॉग्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। इससे पहले न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशलीन पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मौखिक अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत आज मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी भी इस मामले की प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। और अब बात पंजाब की करते हैं। दरअसल इस समय पंजाब की सरकार कई तरह के विवादों में घिरी हुई है और उसके केंद्र में है खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान। वायरल वीडियो विवाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी कथित वायरल टिप्पणियां और वीडियो सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उनके मुताबिक ये मुद्दा बयानबाजी से अलग सीधे तौर पर सिखों की आस्था और परंपराओं से जुड़ा है। संगठन ने सिख गुरुओं की तस्वीरों के इस कथित अपमान को लेकर पूरे पंजाब में मान के खिलाफ अभियान शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय धार्मिक मोर्चे पर चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी उनसे नाराज चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त साहिब भी उनसे जवाब मांग रहा है। अकाल तख्त साहिब कोई संस्था नहीं बल्कि एक ऐसा मंच जहां से सिख समुदाय को धार्मिक और सामाजिक मामलों में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज इसी मंच पर पंजाब सरकार के मंत्री और विधायकों की पेशी होगी जो बेअदबी कानून और उससे जुड़े विवाद से जुड़ी है। अकाल तख्त साहिब ने इन सभी से लिखित जवाब भी मांगा है। और वहीं भगवंत मान ने वायरल वीडियो को फर्जी बताते हुए हर निर्णय का सम्मान करने की बात कही है। दरअसल आज की पेशी से पहले कल मान ने अमृतसर में पार्टी विधायकों के साथ रणनीतिक बैठक की और अपना पक्ष दोहराते हुए कहा कि उनके खिलाफ मास्क लगाकर फर्जी वीडियो बनाया गया है। और पंजाब के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा का आज का सत्र कई अहम विधायी फैसलों का गवाह बनने जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सदन में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करेंगे और पहले के विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ साथ कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या फिर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। इन विधेयकों को राज्य में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी सूची में कई समुदायों को राजनीतिक आधार पर शामिल किया, जिससे हिंदू समुदाय की कई पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई, जबकि मुस्लिम समुदाय के अनेक वर्गों को अतिरिक्त लाभ मिलता रहा। अब बंगाल में ओबीसी संशोधन विधेयक की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, एक बार आपको ये समझाते हैं। दरअसल रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया था। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को 2 श्रेणियों कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बांटा गया था।
इनके लिए क्रमशः 10% और 7% आरक्षण निर्धारित किया गया था। साल 2012 में ममता बनर्जी सरकार ने इस कानून में संशोधन किया और संशोधन के तहत शेड्यूल 1 में कैटेगरी ए के अंतर्गत 65 और कैटेगरी बी के अंतर्गत 78 समुदायों की सूची जोड़ी गई। नए संशोधन विधेयक में 2012 के कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके अनुसार राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श कर ओबीसी के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत तय करेगी। समय समय पर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा का नहीं होगा। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर ओबीसी नागरिकों को उनके सामाजिक पिछड़ेपन के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकेगी। तो ओबीसी कानून जिसके बदलाव की पृष्ठभूमि आपके साथ हमने ग्राफिक के जरिए साझा की है। ओबीसी को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बांटा गया है। और वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूसीसी का पूरा मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इस समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है और इस बीच यूसीसी को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और आशंकाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी जारी किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 366-25 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी अनुसूचित जनजाति या फिर यूसीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर अपने बयान में ये साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का। और प्रेस रिपोर्ट में सबसे पहली और प्रमुख खबर हम सभी से जुड़ी हुई है और ये है दरअसल पेट्रोल को लेकर। दरअसल बदलाव का ईंधन इस समय नजर आता है जहां प्लास्टिक कचरे से 32 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बन रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल वडोदरा के जो गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV, वहां पर वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने की एक नई तकनीक खोजी है और इस प्लास्टो पेट्रोल का सफल ट्रायल भी हो चुका है। देश की जो बड़ी कंपनियों की 3 मोटरसाइकिल हैं उनसे ये ईंधन से उन तीनों मोटरसाइकिलों को चलाया गया और काफी पॉजिटिव रिस्पांस इसका कहीं ना कहीं मिला है। अब 100 किलो प्लास्टिक से 50 किलो ईंधन बन सकता है। साथ ही 24 रुपए प्रति लीटर कच्चे ईंधन जो है तेल की लागत आएगी मात्र, और 32 रुपए प्रति लीटर रिफाइंड पेट्रोल और डीजल ग्रेड की ईंधन की लागत आएगी। तो कहीं ना कहीं इसे अच्छी खबर के तौर पर इस समय देखा जा रहा है।
अगली खबर में मौसम और खेती किसानी से जुड़ी हुई। दरअसल कमजोर मानसून की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन ऐसे में आधुनिक खेती किस तरह से आपके कल को सुनहरा बना सकती है, खबर साफ तौर पर दर्शा रही है। क्योंकि पानी की जो एक एक बूंद है वो बहुत कीमती है। दुनिया की एक बड़ी आबादी, पहले ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि जल संकट से जूझ रही है, और इसीलिए एक केस स्टडी यहाँ पर प्रकाशित है जिसमें इजराइल का उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से आधुनिक खेती की तरफ इजराइल ने अपने कदम बढ़ाए हैं और अपना सुनहरा कल सुनिश्चित किया है। तो ये तो बात रही किसानों से, लेकिन अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो आप सभी से जुड़ी हुई, क्योंकि आधार से लेकर पासपोर्ट तक 1 जुलाई से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। आज 29 तारीख है, यानी कि एक दिन छोड़ के उसके बाद में 1 जुलाई से कई सारे बदलाव होने हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी इस समय आपको 1500 रुपये देने होते हैं, लेकिन अब 1 जुलाई के बाद में ये जो लागत है ये बढ़ जाएगी, 2500 रुपये आपको देने होंगे। इसके साथ ही गाड़ियों के दाम से लेकर LPG के दाम तक सभी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही जब हम बात करते हैं पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट में अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके अभी तक आपको 3500 रुपये देने होते हैं, लेकिन अब 1 जुलाई के बाद आपको 5000 रुपये इसके लिए खर्च करने होंगे। लेकिन वहीं इन सब के बीच अगर आधार कार्ड की हम बात करें तो आधार कार्ड में जब आप कुछ बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको 75 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अभी एक अभियान के तहत 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये मुफ्त ही आपका अपडेट हो जाएगा। अगली खबर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खुमारी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैदान से लेकर के बाजार तक ये खुमारी छाई हुई नजर आ रही है। बाजार में मेसी, रोनाल्डो और अर्जेंटीना की जर्सी की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की ये जर्सी मिल रही है। तो इसीलिए ये खबर बता रही है कि मैदान से लेकर दुकान तक किस तरह से मेसी बनाम रोनाल्डो का जादू नजर आ रहा है। कपल्स के बीच भी अलग अलग पसंद है और पसंद को लेकर के खबर बता रही है कि टकराव भी नजर आ रहा है, क्योंकि कोई मेसी को पसंद कर रहा है तो कोई रोनाल्डो को पसंद कर रहा है। तो आज के अखबारों में ये महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें प्रमुख तौर पर प्रकाशित किया गया। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की दिशा में बड़ी कूटनीतिक पहल हुई है। दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में शत्रुता रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य बनाए रखने पर सहमति बनी है। बताया यह भी गया है कि दोनों पक्षों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता अब आगे भी जारी रहेगी। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को कतर में दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत भी हो सकती है। हालांकि हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। अब ऐसे में इस नई पहल को क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में बीती रात हवाई हमले किए। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि काबुल प्रशासन ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि इस कार्रवाई में दर्जनों नागरिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को कायराना और आक्रामक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को कराची में 3 अर्धसैनिक जवानों की मौत और हालिया सीमा हिंसा के जवाब में बताया है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इधर वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ताज़ा खबर के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 1500 के आसपास हो चुकी है, जबकि 3150 लोग घायल हैं और 12721 लोग विस्थापित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित ला गुआयरा राज्य में विदेशी बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और जीवित लोगों को निकालने के लिए समय तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिल रहा है। कई देशों की रेस्क्यू टीमें और साथ ही खोजी कुत्ते इस अभियान में जुटे हुए हैं। अमेरिका ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। बचाव अभियान के अगले कुछ घंटे बेहद अहम इस समय माने जा रहे हैं।
और नया सवेरा में अब समय हो चुका है हमारे खास सेगमेंट साइंस स्पार्क का। साइंस स्पार्क में आज जानेंगे आखिर क्यों आज भी रेशनल नंबर्स एक जैसे नहीं होते और क्यों कुछ नंबर्स दूसरे की तुलना में कई ज्यादा इरेशनल माने जाते हैं। आइए समझते हैं इरेशनल नंबर्स का पूरा की पूरा गणित। आज के साइंस स्पार्क का सेगमेंट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम मैथ्स के साइंस को कुछ अलग तरह से समझेंगे। मान लीजिए एक बहुत लंबी सड़क है जिसका अंत दिखाई ही नहीं देता। आप उस सड़क की लंबाई नापना चाहते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ छोटे छोटे फीते हैं। आप फीते जोड़ते जाते हैं, मापते जाते हैं, लेकिन हर बार थोड़ा सा हिस्सा बच ही जाता है। अब सोचिए कुछ सड़कें ऐसी हों जिनका अंदाजा आप जल्दी लगा लें, लेकिन कुछ सड़कें इतनी टेढ़ी मेढ़ी हों कि जितना भी नापो सही माप हाथ ही ना आए। गणित की दुनिया में भी कुछ संख्याएं ऐसी ही होती हैं। इन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जैसे पाई जिसका इस्तेमाल गोल चीजों जैसे पहिया, प्लेट या कुएं की गोलाई को नापने के रूप में होता है, या फिर √2 जो किसी चौकोर खेत के एक कोने से सामने वाले कोने तक की दूरी में काम आता है। इन संख्याओं के बाद दशमलव यानी डेसिमल के अंक कभी खत्म नहीं होते। 3.14159 के बाद भी अंक चलते रहते हैं और फिर उसके आगे भी चलते रहते हैं और कभी एक जैसा पैटर्न भी नहीं बनता। लेकिन असली हैरानी यह है कि इनमें से कुछ संख्याएं दूसरों से ज्यादा जटिल है, यानी उनके पास पहुंचना फ्रैक्शन से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में आखिर कौन सी संख्या सबसे ज्यादा जटिल है? लोग इसे गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं और गणितज्ञ हजारों साल से इस पहेली के पीछे क्यों पड़े हैं? आइए साइंस स्पार्क के इस अहम टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी संख्याएं सीधी साधी होती हैं, जैसे आधा किलो, पाव किलो, 1.5 लीटर। इन्हें फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें किसी भी फ्रैक्शन में बिल्कुल पूरा नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अगर आप एक बिल्कुल चौकोर खेत लें जिसकी हर भुजा 1 मीटर हो, तो एक कोने से तिरछे सामने वाले कोने तक की दूरी √2 होगी। इसकी वैल्यू करीब 1.414213 है। इसके बाद अंक कभी खत्म नहीं होते। इसी तरह किसी गोल चक्के या थाली की गोलाई निकालने में पाई आता है जिसकी वैल्यू 3.141592 है। आप 22/7 लिखकर पाई के काफी करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन 22/7 बिल्कुल सटीक पाई नहीं है, यानी फ्रैक्शन एक अनुमान है, असली संख्या नहीं। ये वे संख्याएं हैं जो कभी पूरी तरह से पकड़ में नहीं आती। ऐसे में सवाल आता है कि फिर फ्रैक्शन से इनके करीब पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, असली जिंदगी में हमें हर चीज का लगभग सही माप चाहिए होता है। मान लीजिए किसी कारीगर को गोल पानी की टंकी बनानी है, वो पाई के लाखों अंक नहीं लिखेगा, वो 22/7 या 3.141 लेकर काम चला लेगा। उसका काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक रॉकेट बना रहे हैं, जीपीएस चला रहे हो या कोई बहुत बड़ी मशीन डिजाइन कर रहे हो, तो उन्हें पाई के ज्यादा सही अंक चाहिए होंगे। इसीलिए वो बेहतर फ्रैक्शन खोजते हैं। जैसे पाई के लिए 22/7 एक अच्छा अंदाजा है, लेकिन 355/113 उससे भी ज्यादा सटीक है। अब सवाल यह है कि क्या हर ऐसी अधूरी संख्या के लिए अच्छा फ्रैक्शन आसानी से मिल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ संख्याएं छोटे अंतर से जल्दी पकड़ में आ जाती हैं, जबकि कुछ को पकड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स लगाने पड़ते हैं। गोल्डन रेशियो क्या है और इस रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझे तो मान लीजिए आपके पास 100 मीटर की लंबी रस्सी है। अब उसे 2 टुकड़ों में इस तरह से काटा जाए कि एक टुकड़ा बड़ा हो और दूसरा जो टुकड़ा है वो छोटा हो, लेकिन दोनों का बंटवारा देखने में एकदम संतुलित लगे, जैसे बड़ा टुकड़ा करीब 62 मीटर और छोटा करीब 38 मीटर का हो। इस खास बंटवारे को ही गोल्डन रेशियो कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि चीजों के सही संतुलन का गणित है। सूरजमुखी के बीजों की गोल बनावट, शंख का घुमाव और कई पेड़ पौधों की पत्तियों के क्रम में भी कुछ ऐसा ही हिसाब दिखता है। इस तरह की रिसर्च इसलिए हुई है क्योंकि गणितज्ञ जानना चाहते थे कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कभी खत्म ना होने वाली संख्याओं का सही अंदाजा छोटी भिन्नों से लगाया जा सकता है या नहीं।
अब सवाल आता है कि ये सब जानने से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, सीधी बात है कि आज की दुनिया में सही अनुमान बहुत जरूरी है। मोबाइल का जीपीएस, बैंकिंग सिस्टम, मौसम का अनुमान, पुलों की डिजाइन, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स, अंतरिक्ष यान और वैज्ञानिक मशीनें, इन सब में बहुत सटीक गणित चाहिए होता है। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन से आसानी से पास आ जाती है तो गणना जल्दी और आसान होती है और सटीक भी होती है। अगर वो बहुत जटिल है तो ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर और ज्यादा सावधानी भी चाहिए होती है। लेकिन इस खोज का एक और फायदा है, ये हमें दिखाती है कि गणित केवल जोड़ घटाव नहीं है, ये प्रकृति, आकार, दूरी और अनंत को समझने की भाषा है। जिस √2 को हम खेत के तिरछे नाप में देखते हैं और जिस पाई को हम किसी गोल चीज में देखते हैं, उन्हीं के अंदर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन पर दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ आज भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पाई, √2 और गोल्डन रेशियो जैसी संख्याएं हमें सिखाती हैं कि हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ पाना जरूरी नहीं, लेकिन उसके करीब पहुंचने की कोशिश ही विज्ञान और गणित को आगे बढ़ाती है। कुछ संख्याएं जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ बहुत जटिल होती हैं। यह कहानी सिर्फ अंकों की नहीं है, बल्कि आज के बदलते समय में बदलती टेक्नोलॉजी को लेकर तमाम समीकरणों को समझने की है, जिसमें इंसान की जिज्ञासा होती है हर अधूरी चीज के पीछे छिपे पूरे सच को जानने की। और शायद यही वजह है कि गणित के अंकों की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है वो पहले से ज्यादा सटीक, तेज और स्मार्ट बन पाएगी। इसीलिए विज्ञान की दुनिया में हो रहे ये प्रयास पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और साइंस स्पार्क के बाद अब आइए देखते हैं एक दिन एक उत्सव में आज क्या कुछ है खास। महान संत, समाज सुधारक और निर्भीक विचारक संत कबीरदास की जयंती पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित मगहर एक बार फिर भक्ति और श्रद्धा से सराबोर होने जा रहा है। यही वो पावन भूमि है जहां संत कबीर ने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हुए अपना महापरिनिर्वाण स्वीकार किया। मगहर की पावन धरती, संत कबीर की समाधि और सत साहिब के जय घोष। संत कबीर जयंती पर यहां देश भर से कबीरपंथी और श्रद्धालु जुटते हैं। लोक मान्यता थी कि काशी में मृत्यु से मोक्ष और मगहर में मृत्यु से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन संत कबीर ने इसी भ्रम को तोड़ने के लिए अपने जीवन का अंतिम समय मगहर में बिताया और ये संदेश दिया कि मनुष्य का उद्धार उसके कर्म, सत्य और भक्ति से होता है, किसी स्थान विशेष से नहीं। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। उन्होंने करघे पर वस्त्र बुने, लेकिन अपने दोहों और साखियों से समाज की चेतना को नई दिशा दी। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और कर्मकांडों का निर्भीक विरोध किया और प्रेम, समानता तथा आत्मचिंतन को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज भी उनके दोहे समाज को विनम्रता, सदाचार और मानवता का संदेश देते हैं। कबीर जयंती के अवसर पर मगहर में 3 दिवसीय समारोह, संत समागम, भजन सत्संग और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आने वाले कबीरपंथी उनकी समाधि और मजार दोनों पर श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह दृश्य स्वयं कबीर के उस संदेश को जीवंत करता है कि सच्चा धर्म इंसान को जोड़ता है, बांटता नहीं। संत कबीर केवल एक कवि या संत नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जागृत चेतना है, जिन्होंने अपनी वाणी से अंधविश्वास पर प्रश्न उठाए और प्रेम, सत्य तथा समानता को जीवन का आधार बनाया। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी कबीर के दोहे केवल पढ़े नहीं जाते, बल्कि जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब देख लेते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है। इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो ने निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराने की सफलता पाई। लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन मैच के निर्णायक क्षण में यूस्टाकियो ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके कनाडा को ऐतिहासिक जीत दिला दी। वहीं कनाडा के लिए ये विश्व कप यादगार बनता जा रहा है। टूर्नामेंट से पहले टीम अपने विश्व कप इतिहास के सभी 6 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन इस बार उसने नई कहानी लिखी। 18 जून को कतर पर 6-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब टीम ने पहली बार अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है और पूरे मैच में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ एक शॉट ही लक्ष्य पर लगा सकी। अब कनाडा का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। और स्पोर्ट्स ट्रैक में और क्या कुछ है खास, आइए जान लेते हैं। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पिछली हार का बदला चुकता कर लिया है। निर्धारित 60 मिनट का खेल गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता का परिचय देते हुए जीत अपने नाम कर ली। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा। भारत की ओर से अभिषेक शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल दागे, जबकि इंग्लैंड के लिए केवल जाचारी वालास और डेविड गुडफील्ड ही सफलता हासिल कर सके। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप से पहले प्रो लीग में ये भारत का आखिरी मुकाबला था। मैच में शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और वहीं महिला T20 विश्व कप की बात करें तो भारतीय टीम का सफर ग्रुप चरण में अब समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ग्रुप 1 के मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। रविवार को लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय साझेदारी की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। उनके लिए एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने अर्धशतकीय पारियां खेली। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं ग्रुप ए से दूसरे स्थान पर रहते दक्षिण अफ्रीका भी अंतिम 4 में पहुंच गई है। भारतीय टीम ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही। आयरलैंड ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत दूसरे T20 मुकाबले में भारत पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की और इस जीत के साथ आयरलैंड ने पहली बार T20 की विश्व चैंपियन भारत को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराने में सफलता पाई। आयरलैंड ने पहली बार भारत से सीरीज अपने नाम की है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना पाई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की ये पहली सीरीज थी और भारत का प्रदर्शन इसमें निराशाजनक रहा। आयरलैंड के लिए भारतीय मूल के तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा ने दमदार प्रदर्शन किया। मुंद्रा ने पहली ही ओवर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को खाता खोले बिना आउट किया और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर को बोल्ड किया। शुरुआत में ही 3 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया वापसी नहीं कर सकी। इधर टेनिस जगत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विंबलडन 2026 का आगाज आज से लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब में होने जा रहा है। अगले 2 सप्ताह तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घास के कोर्ट पर अपनी बादशाहत साबित करने के लिए उतरेंगे, जहां दांव पर होगा ग्रैंड स्लैम खिताब और इतिहास में नाम दर्ज कराने का अवसर। पुरुष वर्ग की बात करें तो दुनिया में के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच खिताब की जंग रोमांचक होने की उम्मीद है, जबकि महिला वर्ग में भी कई दिग्गज और युवा सितारे ट्रॉफी जीतने की दौड़ में शामिल हैं। पुरुष वर्ग में मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे, जबकि नोवाक जोकोविच एक और खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। वही महिला वर्ग में गत चैंपियन इगा श्वांतेक को अपने खिताब की रक्षा के लिए मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विश्व नंबर 1 सबालेंका और एलेना रायबाकिना की खिताब की प्रबल दावेदार होंगी।
और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास और बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें। बिल्कुल, ये खास झलकियां आपके लिए लेकर के आए हैं डेनमार्क के नाइट ग्लोब फेस्टिवल की। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। कोपेनहेगन की सिटी हॉल स्क्वायर पर इन विशाल हॉट एयर बलून्स की रोशनी को देखते हजारों लोग जुटे हैं। रोशनी और संगीत के इसी शानदार शो के साथ आप हमें दीजिए इजाजत और नमस्कार।